हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। उसके बाद मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी वक्त से मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियोस नहीं बना पा रहा था। कुछ काम थे, कॉलेज का कुछ लिखना पढ़ना, किताब छपवानी थी, क्लासेस थी, तो इसी वजह से बिजी रहने की वजह से, मसरूफ रहने की वजह से नहीं बना पाया। पर खैर बहरहाल, फिलहाल इस बार मैंने अभी कुछ ही हाल फिलहाल दिनों के अंदर एक किताब पढ़ी जिसका नाम है इन एन एंटीक लैंड बाय अमिताभ घोष। और मैं इस किताब से इतना इम्प्रेस्ड हूँ, इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस किताब को पढ़ने में, इस किताब को एनोटेट करने में। बहुत सारी लाइन्स अंडरलाइन की मैंने। और मैं मानता हूँ इस समय का, जिस समय का पॉलिटिकल माहौल है दुनिया के अंदर, खासतौर पर जो इसराइल फिलिस्तीन का युद्ध है, उसके कंटेक्स्ट में जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं एकदम ट्रांसफिक्स्ड हो गया। मैं एकदम मग्न होकर मैंने ये किताब पढ़ी। मैंने 2-3 दिन थे जो मेट्रो में मुझे टाइम मिला, जब कॉलेज आने जाने में, उस दौरान जो मुझे टाइम मिला तो मेट्रो की भीड़ के अंदर भी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और मैं खो गया उस किताब के अंदर। जो अमिताभ घोष की दुनिया है, वो जो उन्होंने क्रिएट की है, वो बहुत फैसिनेटिंग दुनिया है। और मैं उस टाइप का इंसान हूँ कि अगर मैंने कोई अच्छी चीज पढ़ी, कोई अच्छी कविता, कोई अच्छा शेर, कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा उपन्यास पढ़ा, तो मेरा मन करता है कि जो उस चीज को समझेंगे मैं उनसे साझा करूं, उनसे बांटूं। और मुझे लगता है आप लोगों को ऐसी बातें सुनना भी पसंद है, करना ही पसंद है। तो मुझे लगा कि मैंने किताब पढ़ ली है अभी, और अब मैं इस बारे में बात करूंगा। और बहुत हमें मजा आने वाला है। तो मैं आज एक तफसील से एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। मजा तो मुझे इतना आया किताब पढ़ने के अंदर में, इसके हर चैप्टर में, इसमें 7 चैप्टर हैं, 7 सेक्शन हैं। मैं हर एक सेक्शन पर एक एक घंटे की वीडियो बनाऊं, बल्कि हर सेक्शन के एक एक चैप्टर पर वीडियो बन सकती है। इतना कंटेंट, इतनी डेंस, इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी इंट्रिकेट है ये किताब। इसकी भाषा पर बात होनी चाहिए, इसके कंटेक्स्ट पे बात होनी चाहिए, इसके पोस्ट कॉलोनियल जो इसका पर्सपेक्टिव, जो थीम है इसकी मेन, उस पर बात होनी चाहिए। वेस्ट और ईस्ट का क्या रिश्ता है, और ईस्ट का क्या रिश्ता है, पश्चिम पूरब को कैसे देखता है, ईशा को कैसे देखता है, इजिप्ट और भारत के क्या रिश्ते हैं, इन सब पर बात होनी चाहिए। पर आज क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपको वादा तो नहीं कर रहा हूं, पर मैं उम्मीद पूरी करता हूं, मेरा मन तो है कि मैं इस किताब पर, द एंटीक लैंड पर, हर इसके सेक्शन पर एक वीडियो बनाऊं। पर आज क्योंकि हम एक क्लास ले रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, तो आज हम इंट्रोडक्टरी इस किताब पर बात करेंगे। मैं बैकग्राउंड समझाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा क्या, किस पर्सपेक्टिव से हमें इस किताब में एंटर करना चाहिए और क्यों इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, और अमिताभ घोष किस टाइप के राइटर हैं, और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस किताब के लिए। तो वो आज हम बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। तो आज ये हमारा पर्पस है। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये जो किताब है इन एन एंटीक लैंड, ये अक्सर कॉलेजेस में एमए बीए लेवल पर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश नाम के एक पेपर में अक्सर पढ़ाई जाती है। और अमिताभ घोष खुद भी एक इंडियन राइटर इन इंग्लिश है। अब इस टर्म का मतलब क्या हुआ? देखिए, इंडियन राइटर इन इंग्लिश का मतलब होता है कि यानी वो राइटर्स, वो पोएट्स या क्रिएटिव राइटर्स जो कि मूलतः भारत के निवासी हैं, यानी भारत में पैदा हुए या भारत में पले बड़े, लेकिन उनकी जो क्रिएटिव लैंग्वेज है, जब वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन करते हैं, लिखते हैं अपने जज्बातों के बारे में, तो उनकी फर्स्ट और प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है, रादर देन उनकी अपनी मदर टंग। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने ये कोई तर्जुमा, ट्रांसलेशन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले हिंदी में या बंगाली में लिखा और उसके बाद फिर ट्रांसलेट करके हमें ये किताब अंग्रेजी में मिली है। इंडियन राइटिंग इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि जो किताब है इन एंटीक लैंड, जिसकी एक मिसाल है, ये किताब बुनियादी तौर पर इंग्लिश में ही ओरिजिनली लिखी गई है। ऐसे राइटर्स को इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश कहा जाता है। अमिताभ घोष उसकी एक मिसाल है। जैसे कमला दास आपने नाम सुना होगा, विक्रम सेठ हो गए, उसके बाद सरोजिनी नायडू हो गई। ये लोग इंग्लिश को ही अपनी भाषा बना चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे। देखिए, भाषा तो अंग्रेजों की थी जिनके साथ आई थी, लेकिन वक्त के साथ इंडियन लोगों ने भी इंग्लिश को अपनाया। शुरुआती दौर में ऑफिशियल पर्पस से कागजी तौर पर अपनाया, फिर धीरे धीरे इंग्लिश ना सिर्फ कागजी जबान बनकर बल्कि एक साहित्यिक जबान भी बन गई है। और इसकी मिसाल आज भी आपको मिलती है। अगर आज आप इंस्टाग्राम पर इंडियन लोगों की भी पोइट्री देखेंगे तो बहुत सारे इंडियंस, खासतौर पर जो शहरों में रहते हैं वो, जब, और यंग राइटर्स भी बहुत सारे हैं। मैं खुद भी कई दफा अपनी भाषा, अपनी मादरी जबान हिंदुस्तानी में, हिंदी उर्दू में भी लिखता हूँ। पर कई दफा मैं जब एक्सप्रेस करता हूँ तो मेरी ओरिजिनल राइटिंग इंग्लिश में ही होती है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा तो अंग्रेजी में लिखा, तो वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है कि भारत के अब के भी नागरिक, और उस समय आज से 100 साल पहले के भी लोग थे, जो कि इंग्लिश को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं, इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चुनते हैं, चुनते हैं साहित्य लिखने के लिए। अब ये बहुत फैसिनेटिंग फिनोमिना है, क्योंकि अब देखिए, अंग्रेज जहां जहां गए वहां अपनी भाषा तो लेकर गई, तो वहां के लोगों ने अंग्रेजी को अपनाया, नहीं भी अपनाया कई दफा, लेकिन जहां अपनाया भारत में अपनाया गया। अब इससे होता क्या है कि हम लोग इवन तो भाषा अंग्रेजों की चुन रहे हैं, उनकी हमने इंग्लिश लैंग्वेज ली, लेकिन उसमें जो साहित्य हम गढ़ रहे हैं वो उनके साहित्य से बहुत अलग है। क्यों? जैसे मिसाल के तौर पर अगर इंडियन राइटिंग आप देखेंगे जो अंग्रेजी में लिखी गई, और वहीं पर आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ोगे, जैसे वर्ड्सवर्थ पढ़ो, कीट्स पढ़ो, शेक्सपियर पढ़ो, या अमेरिकन लिटरेचर पढ़ो, जैसे आपने मिलर पढ़ा है, या वॉल्ट विटमैन है वहां पर, या पॉल लॉरेंस टर्नबर है, उनकी कविताएं पढ़ोगे, आप सब इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, लेकिन सबकी लैंग्वेज का जो लिटरेचर है वो बहुत अलग आपको नजर आएगा। भाषा सुनने में कंटेक्स्ट, सिंबलिज्म, मेटाफर आपको बहुत अलग लगेंगे। इसका मतलब, इसकी वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, बड़ी फैसिनेटिंग चीज है।
कि हमने भाषा उनकी ली, यानी जो भाषा है वो उनकी, लेकिन जो उसमें लिख रहे हैं, हमारा जो कंटेक्स्ट है, जो सेंसिबिलिटी है, जो माहौल है, वो हम अपने भारत से ही लेते हैं। तो भारत का जो माहौल है, जो इन लोगों ने जिया है, जिसमें ये पले बड़े हैं, जिस माहौल से कंडीशन हुए, वो ये अपनी भाषा में लेकर आते हैं, और ये चीज इंग्लिश भाषा को बहुत रिच और पावरफुल भाषा बनाती है। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बोला भी था कि अंग्रेजी इतनी सफल भाषा क्यों है, क्योंकि वो बहुत अडेप्ट हो जाती है, और लोगों ने उसको चुना है अपने एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के भी एक्सपीरियंस को अपनी बाहों में समेटा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब, जज्ब कर लिया है। अब इसका मतलब, जैसे अगर कोई ब्रिटिश पोएट इंग्लिश भाषा में लिख रहा है, जैसे शैली है या रोमांटिक पोएट्स ने किया, अब मान लीजिए वो नेचर की पोएम लिख रहा है जो इंग्लैंड में लिखी गई है, तो वो इंग्लैंड के पेड़ पौधे, इंग्लैंड के मौसम, इंग्लैंड के पक्षियों के बारे में होगा। मान लीजिए वहां पर रॉबिन एक पक्षी है, वो उसके बारे में कविता लिख रहा है। पर वही राइटर, अगर कोई इंडिया का राइटर नेचर पोएम लिख रहा है, जैसे यहाँ लिखी भी गई शुरुआती दौर में, रोमांटिक से बहुत इन्फ्लुएंस थे बंगाल के पोएट्स खासतौर पर, जो अंग्रेजी में लिख रहे थे। तो अब अगर उनकी पोइट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने भी नेचर पे लिखे, रोमांटिक बेंट ऑफ माइंड से लिखी, इसमें नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप पाएंगे कि उनकी नेचर पोएम के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो इंग्लैंड के नहीं बल्कि भारत के ही हैं। तो वो नीम के पेड़ के बारे में लिखेगा, अशोक के बारे में लिखेगा, कदम के बारे में लिखेगा। अगर जानवर भी हैं तो उसके जानवर में मैना होगी, आम के पेड़ होंगे, आम के पेड़ पर जो बोरियां हैं उस पर जो गाना गाती हैं, गिलहरियां होंगी, वो जानवर होंगे जो भारत के यहाँ मिलते हैं, और इससे वो ये सेंसिबिलिटी अपनी भाषा में लेकर आएंगे। इसलिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है राइटिंग की, जिस कैटेगरी में हमको इन एन एंटीक लैंड को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भाषा अंग्रेजी है, लेकिन जो माहौल है, जो शब्द है, जो कंटेक्स्ट है उस चीज का, वो भारत से लिया गया है। और दूसरा मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी के लिए, खासतौर पे इजिप्ट की जो पृष्ठभूमि है, तो इजिप्शियन कल्चर भी आपको इंग्लिश भाषा में नजर आएगा। ये एक ऐसा पक्ष है इस किताब का जिसको फैसिनेटिंग बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इस किताब पे बात यहां से शुरू करते हैं कि ये किताब 1992 में छपी, यानी इस किताब को छपे हुए काफी समय हो गया है। तब से आज तक इस किताब को लगातार पढ़ा जा रहा है, इस पर लगातार बहसें, डिस्कशन, डिबेट, पेपर्स लिखे जाते हैं, रिसर्च होती है, और होनी भी चाहिए। ये किताब उस लायक है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें कि इस पे बात हो, साहित्य है। पर बहरहाल एक जो बड़ा डिस्कशन इस किताब पे रहता है वो ये है कि इस किताब का जॉनर क्या है, इसकी विधि क्या है, सिन्फ क्या है, कैसे कैटेगराइज किया जाए। तो कुछ लोग, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि एक ट्रैवलोग है, यानी एक यात्रा वृतांत है, जो अमिताभ घोष ने इजिप्ट में वक्त गुजारा अपनी 20s के अंदर, अपनी रिसर्च के दौरान, उन्होंने उसको घटनाक्रम की तरह लिख दिया है। वहीं कुछ और कहते हैं नहीं, एक नॉवल है, एक उपन्यास है इसकी, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कैरेक्टर स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये एक नॉवल कहा जाना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है, कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है, एक स्टडी, एक एरिया ऑफ रिसर्च है, एक एरिया ऑफ स्टडी है, जो ह्यूमैनिटीज और साइंसेस को थोड़ा बहुत दोनों को टच करता है। अब होता क्या एंथ्रोपोलॉजी में, हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी होती है जो थोड़ी साइंटिफिक ज्यादा है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमैनिटीज का असर ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंसानी समाजों को स्टडी करती है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसानी समाजों को जाकर ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं, यानी उनके साथ जाएंगे, वक्त बिताएंगे, उस समाज के लोगों के साथ रहेंगे, समझेंगे उनके कस्टम्स, रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं, उनके ईश्वर, वो कैसे शादी ब्याह मनाते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, कैसे उनका समाज वर्क करता है। इसको वो समाज में रहकर, लेकिन अपने आप को उससे तटस्थ यानी न्यूट्रल रखकर, जैसे एक साइंटिफिक मेथड में होता है, उसको स्टडी करते हैं। मजे की बात है कि जो अमिताभ घोष है, उनकी जो पीएचडी है वो भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ही है। मजे की बात है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होकर वो राइटर बन गए। और ये इंटरेस्टिंग चीज, जैसा कई बार हमें मिलता है, तो वो उनकी जो तालीम है, जो एजुकेशन है, वो लिटरेचर में, कम से कम पीएचडी में नहीं है। पीएचडी उनकी, आप देखेंगे इंडियन पीएचडी स्टूडेंट, वो इजिप्ट में अपना प्रोजेक्ट करने गए, तो जो इजिप्ट में उनकी रिसर्च थी, जो थीसिस लिख रहे थे अपनी डॉक्टरल की थीसिस, कुछ लोग कहते हैं ये उसका डेटा जो उन्होंने इकट्ठा किया वो ऐसे का ऐसा इस किताब में, तो इसको सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च कहना चाहिए। इसका कारण ये भी और बन जाता है कि किताब के अंदर अमिताभ घोष ने एंड नोट्स भी दिए हैं, जैसा कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स पेपर्स में या दिया जाता है, जैसे एमएलए एडिशन में, ऑल दैट। बट लास्ट है, अमिताभ घोष ने खुद कहा है कि ये किताब नॉन फिक्शन है, ये ना ट्रैवलोग है, ना उपन्यास है, ना ये एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है, ये एक नॉन फिक्शन है। और यही कारण है कि इस किताब, अगर आप देखेंगे तो किताब के पीछे उसका जॉनर लिखा होता है, ये बार कोड के हैं, तो इसमें भी लिखा हुआ है, ये पेंगुइन का एडिशन है, आई थिंक लेटेस्ट यही है, तो इसमें नॉन फिक्शन लिखा हुआ है। नॉन फिक्शन का मतलब जो इस कहानी में घटनाएं हैं, जो किरदार है, जो पात्र है, वो फिक्शनल यानी इमेजिन नहीं है, असल में ही ऐसी घटना घटी थी। अब देखिए ये जो डिस्कशन है अपने आप में मजेदार है, बहुत लंबी चलती हुई डिस्कशन है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन लिटरेचर में ये बात साबित हो चुकी है, ये क्लियर है कि हम कितना ही साहित्य को बाउंड्रीज में कैटेगराइज करने की कोशिश करें कि उसको बांटे, लेकिन हम कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए अब जैसे ही सेट करेंगे कि हाँ भैया ये एक जॉनरा है, ये इसकी बाउंड्रीज में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसी समय आपको ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे जो उससे स्किप हो जाएंगे, जो एक्सेप्शन होंगे।
इसको समझने के लिए अगर आपको कभी इस डिस्कशन को देखना हो तो टेरी ईगल्टन एक क्रिटिक है, उनका एक बहुत मेरा पसंदीदा एसेज में से एक है, वो है व्हाट इज लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी कैसे है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि लिटरेचर को छांट बांट करना मच्छरों की तरह, स्पीशीज की तरह आप नहीं कर सकते कि ये मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, ये एम्फीबियंस है। साहित्य नहीं बांटा जा सकता, उसके अंदर वो लचीलापन है। और बाकी साहित्य नहीं, एक राइटर के भी आप सारे कामों को एक जॉनर में बांट ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा होंगे ही होंगे। और ये साहित्य की कमी नहीं है, मैं तो मानता हूँ ये खूबसूरती है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो इंसानी समाज के बारे में, इंसान खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मल्टी डायमेंशनल है। हम अपने आप को भी कहाँ ही बांट सकते हैं कि मैं इस समय यही हूं, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हम जब अपने आप में इतने मल्टी डायमेंशनल, इतनी तहे हैं, परत दर परत हम में भी इतनी परतें हैं, तो साहित्य जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें क्यों नहीं होंगी? वो हमारा एक्सप्रेशन तो है ही। तो साहित्य को ऐसे बांट पाना बहुत मुश्किल है। अमिताभ घोष के केस में बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अमिताभ घोष की अगर आप राइटिंग देखेंगे ओवर द टाइम जो उन्होंने लिखी है, जैसे अगर आप शैडो लाइन्स देखो या और भी जो किताबें हैं उनकी, तो आप देखेंगे कि वो ऐसे राइटर है, बहुत एक्सपेरिमेंटल राइटर है, वो खुद भी जॉनरस को शिफ्ट करते हैं। यानी उनकी एक किताब में अगर वो उपन्यास लिखे तो उसके अंदर आप देखेंगे बीच में लेटर्स आने लगेंगे, लेटर से बात करेंगे, कविता भी हो सकती है बीच के अंदर, और हिस्टोरिकल कई पन्नों तक, कई चैप्टर्स तक हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन या ऐतिहासिक किसी घटना का वर्णन मिल सकता है। तो वो खुद भी प्ले करते, एक हाइब्रिडिटी है, एक हाइब्रिड, एक नया मॉडल ऑफ राइटिंग है। क्योंकि देखिए समाज जितना जटिल होता जाएगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतना हमें अपने जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसे कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही उसको मतलब एक सिंक्रेटिक बनाना पड़ेगा ताकि मजा पैदा हो। और कोई दिक्कत भी नहीं होती, मतलब किसी को परेशानी भी नहीं है। खुद भी आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी राइटिंग को नहीं छांट पाते। या कोई बहुत ही ट्रेडिशनल राइटर है तो उसका आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत आप बता सकते हो कि हाँ ये आमतौर पर इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन आप आमतौर पर पाएंगे कि साहित्य कैटेगराइजेशन से बहुत परे है, और बहुत अच्छी बात है, यह नहीं भी होना चाहिए। तो अमिताभ घोष एक्सपेरिमेंटल राइटर है और वो लिखते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, और उन्होंने खुद भी कहा है कि मेरी जो राइटिंग है उसको आप बांट नहीं सकते, जो इस राइटिंग में एंटीक लैंड में भी नजर आता है। इसमें आप पाएंगे, आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें ट्रेवलॉग का भी हिस्सा यानी कि यात्रा वृतांत भी है, एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा भी है। कई तो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री, ऐसा लगेगा आप हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। पर हाँ, हिस्ट्री है पूरे पूरे चैप्टर में, घटनाएं कैरेक्टर्स की नहीं है जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम जान रहे हैं इस कहानी के अंदर, बल्कि मिडीवल समाज है जो उसको समाज को समझ रहे हैं, क्या क्या घटनाएं घटी, क्रूसेड्स का जिक्र है, इसराइल के युद्ध का, पैलेस्टीन के युद्ध का जिक्र है, उसके बाद अरब दुनिया के अंदर जो मसले चल रहे थे उनका है, इंडियन ओशन ट्रेड का जिक्र है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा भी है इसमें। उसके बाद नॉवल के भी एलिमेंट्स है, कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है, लेकिन नॉन फिक्शन भी है। यहां से इस डिस्कशन से एक बात, दो तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए, वो ये आती है कि हाँ, इस कहानी को हमें नॉन फिक्शन मानकर थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कहानी में जितनी घटनाएं हैं, अमिताभ घोष खुद एक कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर। यानी जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, जो कहानी सुना रहा है, वो अमिताभ घोष खुद है। उनका कहानी में नाम भी अमिताभ है, यानी वो खुद एक कैरेक्टर है कहानी के अंदर, और वो फर्स्ट पर्सन, पहली वाणी में फर्स्ट पर्सन में कहानी सुना रहे हैं, हम उनके नजरिए से ही देख रहे हैं, और वो कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, ये कोई मोनोलॉग नहीं है किसी और कैरेक्टर के थ्रू, वो खुद ही ये कहानी सुना रहे हैं। तो और जो जो घटना इसमें होती हैं, खास तौर पर जो उनकी पढ़ाई को लेकर है, तो अगर आप अमिताभ घोष की बायोग्राफी भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें वो सारी घटनाएं आपको बायोग्राफी में मिलेंगी जो कहानी में भी है। तो इसमें नॉन फिक्शन का एलिमेंट है कि जो घटना इसमें घट रही है ऐसा असल में हुआ था। खास तौर पर अभी मैं बताऊंगा, जो हिस्टोरिकल कहानी है इसके अंदर चल रही है, ऐतिहासिक कहानी जो चल रही है, जो आज से 800 साल पुरानी कहानी चल रही है, वो तो प्रॉपरली हिस्टोरिकल एविडेंस पर बनी हुई है। इसमें अगर आपको दो राय हो तो आप एंड नोट्स में देखिए, उन्होंने पन्नों तक मेंशन किए हैं कि जो मिडीवल ट्रेडर अब्राहम बिन यीशु, जिसकी कहानी हम पढ़ेंगे भी, मैं बताऊंगा आपको इसके बाद विस्तार में, एकदम अगली बात वही होने वाली है, उसकी जो कहानी उन्होंने पढ़ी और जो बता रहे हैं हमें आज से 800 साल पुराने ट्रेडर की, वो हिस्टोरिकल कहानी है। उसमें आप गूगल करेंगे तो उसकी कहानी आपको, उस कैरेक्टर में वो हिस्टोरिकल एक आदमी था। तो यानी हमें ये समझना है कि इस कहानी के जो पात्र हैं, खासतौर पर अमिताभ घोष का और जो अब्राहम एंड यीशु जो कहानी वो सुना रहे हैं, हिस्टोरिकल नैरेटिव है, वो असली घटनाओं पर आधारित है, ऐसा असल में हुआ था। अमिताभ घोष खुद भी पीएचडी स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी में ऑक्सफोर्ड से उन्होंने किया। उसकी घटना, उसके रिसर्च में वो इजिप्ट गए, इजिप्ट के दो गांव हैं, लताइफा और नशावे, वहां पर उन्होंने वक्त गुजारा, ये सब असल में हुआ। और घटनाएं जो है इसमें नॉन फिक्शन है, पर इससे हम रिडक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए कि बस अब नॉन फिक्शन है, अब इसमें तो फिक्शन हो ही नहीं चाहिए, इसमें कुछ इमेजिनेशन है ही नहीं, इमेजिनेशन की साफ जगह ही नहीं छोड़ी आपने, इसकी साहित्य क्या है? ऐसा नहीं है। नॉन फिक्शन का एलिमेंट किताब में 70% है, पर जो 30% है, जहां पर भी आप देखेंगे कड़ियां छूटती हैं या फिर जहां पर कहानी हिस्टोरिकल एविडेंस से नहीं मिलती, वहां अमिताभ घोष फिक्शन क्रिएट करते हैं। और मैं इसको फिक्शन कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से भाषा का खास तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये एक हिस्टोरिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट बुक बिल्कुल नहीं है। उसके लिए बहुत अन्य किताबें, मैं आपको नाम बताऊंगा,
किताब में अमिताभ घोष ने खुद भी लिखा है। तो एक हिस्टोरिकल किताब नहीं, क्योंकि हिस्ट्री की किताबों की भाषा का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ऑब्जेक्टिव, बहुत ही प्लेन, बहुत ही ब्लैंड और बहुत ही ड्राई होती है। अमिताभ घोष की भाषा एक साहित्यकार की भाषा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो आपको पता चलेगा कि वो जो भाषा यूज कर रहे हैं वो एक साहित्यकार कर सकता है। वो भाषा की जो खूबसूरती, जो एस्थेटिक्स है उसकी, वो एक राइटर की है। तो भाषा का जो इस्तेमाल है यही से फिक्शन का एलिमेंट देता है। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने सब्जेक्टिविटी डाली है, देखिए हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी मैंने बोला था वो एक साइंटिफिक मेथड से काम करती है। ह्यूमैनिटीज के जितने भी रिसर्च बेस्ड काम होते हैं वो साइंटिफिक मेथड से, कि जो लिख रहा है, जो रिसर्चर है, वो अपनी भावनाओं को आने ना दे, अपनी इमोशंस को बीच में ना आने, जितना हो सके कम से कम रोकने की कोशिश तो करे। 100% तो कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट कहने का मेरा ये है कि तो अमिताभ घोष ने जो सब्जेक्टिविटी डाली है, जो सब्जेक्टिविटी इन द सेंस वो अपनापन है उनकी कहानी में, वो अपने नजरिए से हमें दिखा रहे हैं, रादर देन एक ऑब्जेक्टिव लोकस ऑफ फोकस से नहीं दिखा रहे। अमिताभ घोष ने क्या क्या देखा, वो गांव में क्या क्या लोग हैं, उनके अपने रिश्ते कैसे बन गए, दोस्तियां जो है उनकी, जो शेख मूसा से उनकी दोस्ती हो जाती है, जो खमीस से उनकी दोस्ती हो जाती है, जो उनको प्रभावित करती हैं चीजें, जो माहौल है, जब वो घबराते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिविटी, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है कि हम ऑब्जेक्टिव रहकर लिखेंगे, अमिताभ घोष उस मॉडल को भी सबवर्ट कर रहे हैं इसके अंदर। ये काफी कॉम्प्लेक्स चीजें, हम बाद में बात करेंगे, शायद अगली वीडियो में करें, लेकिन इस पर बात करेंगे जरूर। तो अमिताभ घोष ने इसमें क्या किया है, अपना एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस कहानी को अपनापन बनाता है, जो इसे हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी की एक ऑब्जेक्टिव एसे राइटिंग से दूर करके साहित्य की श्रेणी में, साहित्य की फहरिस्त में, लिस्ट में ले आता है, क्योंकि इसमें हम अपनापन महसूस करते हैं, हम कैरेक्टराइजेशन, उनकी इंसानियत खत्म नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट्स हिस्ट्री की वस्तुएं या म्यूजियम के म्यूरल्स नहीं बन जाते, वो जीते जागते लोग हैं, इंसानियत उनकी बरकरार रहती है, उनके भाव भाव मूड्स, उनकी भाषा, उनका असर, उनकी शायरी, वो सब आपको नजर आती है, और आपको लगता है कि ये चल इतिहास रहा है। और शायद इतिहास पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं खुद भी इतिहास का विद्यार्थी स्टूडेंट हूं, और मुझे मजा आता है कि हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ते हैं लेकिन ड्राई हो जाता है। इतिहास और इंग्लिश में, जो साहित्य में, इंग्लिश का हो चाहे किसी भी भाषा का हो, उसमें यही है कि साहित्य ड्राई नहीं होता, उसमें हमेशा एक रस जो है उसका, जो साहित्यिक रस होता है, जिसका नाट्य शास्त्र में भी कई जिक्र है, वो जो इमोशंस हैं वो बने रहते हैं, तो आप उससे बोर नहीं हो पाते, कम से कम अच्छा लिखा हो तो वो कनेक्शन आप महसूस करते रहेंगे। वो हिस्ट्री की तरह ड्राई नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका मेन फोकस सत्य कम है, कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं बल्कि सब्जेक्टिव ट्रुथ, जो मेरा सत्य है, जो मैंने महसूस किया है, मैं वो बताना चाहता हूँ। अब वो आपको फिक्शन लगे ना लगे, उपन्यास लगे, यात्रा वृतांत लगे, लेकिन वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं अपना सच आपसे साझा करना चाहता हूँ। वही अमिताभ घोष ने किया है, वही इस कहानी को खूबसूरत बनाता है, और मैं मानता हूँ साहित्य पढ़ाने का अच्छा तरीका कहानियों के माध्यम से ही है, और चाहे दर्शन हो चाहे साहित्य इतिहास हो, तो वो अमिताभ घोष ने किया है। पर हाँ, नॉन फिक्शन एलिमेंट्स हैं, हम उसको हकीकत मान के चलेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि उसके एविडेंस भी है। ऐसा नहीं कि मैं मान रहा हूँ या मैं आपको मनवाना चाह रहा हूँ, ऐसा एविडेंस भी है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और ऐसा वो खुद बता रहे हैं, मैं ज्यूम भी नहीं कर रहा हूँ। तो नॉन फिक्शनल एलिमेंट है, जो असली में घटनाएं घटी, और उसमें फिक्शनल भी है, जोड़ तोड़ जहां पर भी कमियां हैं। यानी आप मान लीजिए फिक्शन की जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हुई थी, जहां भी टूटा वहां पर उन्होंने, अमिताभ घोष ने फिक्शन की सोल्डरिंग, फिक्शन को पिघलाकर जोड़ा है, और वो उसको खूबसूरत से और खूबसूरत ही बनाता है। अब हम बात करेंगे वो दो नैरेटिव, वो दो कहानियां जो इस किताब में चलती हैं। दो नैरेटिव्स हैं, दो कहानियां परस्पर आपस में चलती हैं, एक चलती है, खत्म होती है, बीच में अचानक से दूसरी कहानी आती है। ये एक नैरेटिव टेक्निक है। आप देखेंगे आजकल के सिनेमा में आपको ये बहुत नजर आएगा कि कहानी सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि आजकल तो 4-5 कैरेक्टर के नजरिए से सेम कहानी सुनाई जाती है। मैं वो इंग्लिश की फिल्म है, उसका नाम भूल रहा हूँ, और उसमें ऐसा ही होता है कि कहानी में एक ही घटना है, पूरी फिल्म में एक ही घटना है, और अलग अलग कैरेक्टर से वो एक ही घटना सुनाई जाती है। तो ये कहानी में भी दो कहानियां साथ साथ चलेंगी, जक्स्टापोज्ड है, ऐसा नहीं कि एक कहानी पहले खत्म होगी तब दूसरी होगी, नहीं, वो साथ साथ चल रही हैं। अब आते हैं हम लोग उन दो कहानियों पर, दो नैरेटिव्स जो इस किताब में है। मैंने बताया दो कहानियां साथ साथ जक्स्टापोज्ड हैं, एक साथ चलती हैं। तो जो पहली कहानी है, जो किताब की शुरुआत में है, आप देखेंगे इस किताब के 7 हिस्से हैं। तो जो पहला हिस्सा है, जिसको प्रोलोग कहा जाता है, जो प्रस्तावना है इसकी, वो जो है उसकी कहानी, अमिताभ घोष एक कैरेक्टर है, वही कहानी शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे कहानी, जो पहला नैरेटिव है, उसके जो कैरेक्टर हैं वो अमिताभ घोष हैं, और वो अपनी कहानी समझा रहे हैं कि कहाँ से कहानी शुरू हुई। देखिए, अमिताभ घोष कहते हैं, और ये क्लियर है जैसा मैंने बताया उनकी बायोग्राफी में भी है, कि वो एक इंडियन बैकग्राउंड के ओरिजिन के इंसान है। उन्होंने भारत में अपनी एजुकेशन खत्म की, बीए एमए खत्म किया, फिर उनको एक स्कॉलरशिप मिली ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए, वहां वो गए, इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड गए, और वहां पर वो पीएचडी स्टूडेंट, अपनी पीएचडी डॉक्टरी करने गए हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में वो जब रिसर्च करने गए, तो वहां उन्हें इत्तेफाक से, एक बहुत खूबसूरत इत्तेफाक, ऐसा सबके साथ हो,
एक खूबसूरत इत्तेफाक से उनको प्रोफेसर गॉइटियंस की बुक मिलती है ऑक्सफोर्ड की ही लाइब्रेरी 1978 में। वो 22 साल के, वो बताते हैं लगभग 22 साल के एक स्कॉलरशिप से वो वहां पहुंचते हैं, उनके लिए एकदम नया है। और फिर उनको पता भी नहीं कि पीएचडी करनी है किसमें उनको। ये एक स्कॉलर का डिलेमा है कि पीएचडी करने तो पहुंच गए लेकिन पता नहीं टॉपिक क्या चुनेंगे। पर खैर उनके साथ एक इत्तेफाक, जो खूबसूरत इत्तेफाक की मैं बात कर रहा हूँ, इस इत्तेफाक से उनको पता चलता है, उनका इंटरेस्ट जागता है कि हाँ मुझे अपने डिसर्टेशन का जो टॉपिक है वो ये चुनना है। तो 1978 में ऐसे ही एक दिन ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में उन्हें प्रोफेसर गॉइटियंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब मिलती है। किताब का टाइटल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। किताब का नाम है लेटर्स ऑफ मिडीवियल जूइश मर्चेंट्स। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। और ये एक्चुअली में किताब है, अगेन ये नॉन फिक्शनल एलिमेंट है, ये वो अपने मन से नहीं बना रहे हैं, ये असल में इंसान है। आप चाहे तो किताब गूगल कर लीजिए। जो किताब है लेटर्स ऑफ मिडीवियल जूइश मर्चेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मध्यकाल में खासतौर पर 10वीं से 12वीं 13वीं शताब्दी तक, 12th 10th टू 12th 13th सेंचुरी तक जो यहूदी मर्चेंट्स हुए, यानी उस समय के जो यहूदी थे, वो जो आज यहाँ इजराइल है और जो अरब की दुनिया वहीं वो रह रहे थे, वहां के जो मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी थे, वो भारत के साथ इंडियन ओशन, आप देखेंगे अगर आप मिडिल ईस्ट से निकलते हैं भारत की तरफ तो अरब महासागर, अरेबियन सी है, इसके थ्रू जो इंडिया का वेस्टर्न हिस्सा है उसके साथ वो व्यापार, मसालों का, मेटल्स का, सोने चांदी का और कपड़ों का, इनका व्यापार करते थे। तो वो जो व्यापारी थे, यहूदी व्यापारी जो उस समय वहां रहा करते थे मिडिल ईस्ट के अंदर, आज से 11वीं 12वीं 10वीं से 12वीं 13वीं शताब्दी तक, उनके लेटर्स, जो वो चिट्ठियां भेजा करते थे भारत से अरब दुनिया को, अरब दुनिया से जो भारत, उनको चिट्ठियां आती जाती रहा करती थी। याद रखिए उस समय का समय जब सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, व्यापार करने में समय ज्यादा लगता था, दुनिया थोड़ी उतनी फास्ट नहीं थी जितनी आज है। तो व्यापार करने के लिए अगर व्यापारी जाता था भारत, अगर भारत जा रहा है जहाज पर, तो उसको लौटने में महीने 2 महीने लग जाते थे। तो वो चिट्ठियां भेजा करता था, खासतौर पर कागजी दस्तावेज की, ये ऑर्डर मैंने भेजा है, इतने पैसे मैंने भेजे, इतने भिजवा दो, इतने का माल आ रहा है, इसको ओके कर देना। ऐसे लेटर्स जो उस समय के यहूदी मर्चेंट्स थे वो बच गए हैं। मैं बताऊंगा कहानी वो कैसे बचे उन लेटर्स को। अब वो लेटर्स या तो हिब्रू भाषा, जो यहूदियों की ओरिजिनल भाषा मानी जाती है, जिसमें उनकी जो रिलीजियस किताब है तोरा, वो लिखी गई है, और उस समय के जो ज्यूइश मर्चेंट्स थे वो अरबी भी बोला करते थे, क्योंकि अरब दुनिया की जो आम भाषा है, जो नॉर्मल भाषा चलती है, वह अरब थी। तो उन लोगों के जो खत बच गए थे, जो प्रिजर्व हुए हिस्टोरिकली, उन्हें गॉइटियंस प्रोफेसर साहब ने क्या किया, ट्रांसलेट कर दी इंग्लिश में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अमिताभ घोष है, जब वो ये किताब पढ़ रहे हैं तब उनको ना हिब्रू आती है ना अरबी आती है, उनको अंग्रेजी आती है। तो वो गॉइटियंस की जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है उन लेटर्स की, जो मिडीवियल मर्चेंट्स, यहूदी मर्चेंट्स ने भारत से अरब दुनिया और अरब दुनिया से भारत को लिखे जब वो व्यापार कर रहे थे, उनका एक तर्जुमा पढ़ा। ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन लेटर्स में वो एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं, और वो जो लेटर्स लिखने वाला है उनमें एक इंसान का नाम है अब्राहम बेन यीशु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बल्कि दूसरी कहानी, जो दूसरी नैरेटिव है, उसका जो छोर है, तो दूसरी कहानी का लिंक भी, और दूसरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो अब्राहम बेन यीशु का जो जिक्र है पहली बार अमिताभ घोष को पता चलता है इन्हीं चिट्ठियों में से। क्योंकि अब्राहम बेन यीशु खुद भी एक यहूदी यानी जूइश मर्चेंट थे जो भारत में रह रहे थे, जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं। तो इन लेटर्स में जो एक इंसान के लेटर्स जो बहुत ज्यादा फेमस है, अगेन मैं बता रहा हूं, अब्राहम बिन यीशु, फैंटेसी या इमेजिनेशन अमिताभ घोष की नहीं है, वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। आप गूगल करेंगे तो उसका विकिपीडिया पेज है, बहुत सारे हिस्टोरियन, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अब्राहम बिन यीशु पे रिसर्च कर करके थक गए। तो ये एक्चुअली में हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है। अब्राहम बिन यीशु के खत मिलते हैं, खत खत बहुत सारे, उन्होंने बहुत सारे खत भेजे ओवर द टाइम अपनी उम्र के साथ, और उसकी कहानी वो समझना चाहते हैं। इस किताब में से, ये जो ट्रांसलेशन किताब है गॉइटियंस की, इसमें अब्राहम बिन यीशु ने जो खत लिखे, और जो अब्राहम बिन यीशु को खत आते थे भारत, आप याद रखना अब्राहम बिन यीशु रहने वाले जूइश मर्चेंट थे मूलभूत, वो ट्यूनिशिया, अफ्रीका के हिस्सा है, आज भी एक देश है ट्यूनिशिया, वहां के रहने वाले थे। वहां से वो भारत आ गए थे, तो जब भी व्यापार करते थे भारत से, वो खत भेजते थे अरब दुनिया से, जो उनकी कंपनी के जिस भी वो व्यापार करते थे, जो उनके व्यापारी दोस्त थे, वो भी उन्हें खत भेजते थे। तो उन खतों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किन्हें, अमिताभ घोष को इस चिट्ठियों में मिलता है। यहां से मैं आपको अब्राहम बिन यीशु पे लाता हूं, क्योंकि इन्हीं से अब्राहम बिन यीशु की कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब्राहम बिन यीशु एक अरब जूइश मर्चेंट है। अब ये बहुत फैसिनेटिंग चीज है। देखिए हम लोगों की ना समझ इतनी ज्यादा सोशल मीडिया के चलते हुए ऐसी हो जाती है कि अरब अगर है तो फिर वो मुसलमान ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरब एक भाषा है, अरबी एक भाषा है। और अरब जूश मर्चेंट का मतलब, देखिए हमें लगता है कि अरबी बोलता है तो मुस्लिम ही होगा।
ऐसा नहीं है, इस धोखे में आप मत आइए, ऐसे धोखे में बहुत लोग हैं इस समय भी दुनिया में, पर ऐसा नहीं है। अरबी अरब दुनिया के जो देश है, जो मिडिल ईस्ट के देश है, उनमें बोले जाने वाली एक भाषा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरबी बोलने वाले मुस्लिम ही होंगे। अरब दुनिया में जो ईसाई यानी क्रिश्चियंस रहते हैं, जो यहूदी रहते हैं, बल्कि जो भारतीय भी वहां रहते हैं, उनको भी अरबी भाषा वो बोलते हैं वहां पर अरबी भाषा, क्योंकि भाषा धर्मों की नहीं, भाषा रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की नहीं होती। क्योंकि आप जिस भी इलाके में रहेंगे, नो मैटर आपका धर्म क्या हो, आपको भाषा वहीं की बोलनी पड़ेगी। मैं अरब दुनिया जाकर बंगाली नहीं बोल सकता, चाहे मैं कितना ही गर्व करूं अपनी भाषा पर, कोई भी भाषा पर आपको भाषा तो वहीं वहां की बोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अपनी बात समझानी है और उनकी बात समझनी है, तो उस इलाके की भाषा बोली जाती है। तो ये मानना, मैं आपको, ये भी किताब एक अच्छा काम करती है, हमें ये हमारे धोखा खत्म कर देती है कि अरबी जो है वो मुसलमानों की भाषा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये धोखा कई लोगों को उर्दू को भी लेकर है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ऐसा भी नहीं है। जो इंसान जहां रहता है वो वहीं की भाषा बोलता है। यानी मसलन जो मुस्लिम भैया बंगाल में रहते हैं वो बंगाली बोलते हैं, जो पंजाब में रहते हैं पंजाबी बोलते हैं, जो तमिल, केरला, कर्नाटक में रहते हैं वो कन्नड़ बोलते हैं। आप जहां हो वहीं की भाषा बोलना आपकी चॉइस नहीं, आपकी मजबूरी भी हो जाती है, पर भाषा इलाकों की है। बिल्कुल वैसे अरब दुनिया में चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, या फिर खुद हमारे अमिताभ घोष हो, जब वो खुद अभी अरब दुनिया जाएंगे तो उनको अरबी ही सीखनी पड़ेगी, पर रहते तो वो हिंदू ही है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो अब्राहम बिन यीशु अरबी जूइश मर्चेंट थे, यानी धर्म से यहूदी थे लेकिन भाषा अरबी बोलते थे, क्योंकि अरब दुनिया में रहते थे, व्यापार करते थे। तो अरब जूइश मर्चेंट है अब्राहम बिन यीशु। वो रहने वाले मूलभूत ट्यूनीशिया एक देश है, आज भी एक देश है ट्यूनीशिया, अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में, नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से में। ट्यूनीशिया के रहने वाले थे, लेकिन व्यापार के सिलसिले में, वो हम डिस्कस करेंगे क्या कारण रहे, उनको अपना ट्यूनीशिया यानी अपना घर छोड़कर एडन नाम का एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, रेड सी और अरेबियन सी के एकदम मुहाने पर, छोर पर है, जहां से आप भारत के लिए सफर करते हो, एक तरह का गेटवे है वो। तो वो एडन आते हैं और फिर इजिप्ट, एडन आते हैं और फिर उसके बाद वो भारत चले जाते हैं व्यापार के सिलसिले में, और भारत में 17-18 साल वो मैंगलोर नाम का एक शहर है, वहां रहते हैं। मैंगलोर आज भी एक शहर है, अगर आप गूगल करेंगे तो पाएंगे, कर्नाटका का एक कोस्टल शहर है, जो वेस्टर्न, यानी अगर भारत का मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊं, तो अगर ये भारत है, ये अगर श्रीलंका है, तो वो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पर है, और ये है अरेबियन सी। इसमें व्यापार, अगर आप यहां से आगे जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे मिडल ईस्टर्न कंट्री है, ये अफ्रीका है, ये यहाँ पर रेड सी हो गई आपकी। तो यहां से व्यापार चल रहा है। तो मैंगलोर शहर के अंदर अब्राहम बिन यीशु 17-18 साल रहते हैं, लेकिन लगातार वो यहाँ पर व्यापार के कारण से रह रहे हैं। वो यहाँ भारत से सामान खरीद के, मसालों, खासतौर पर मसाले, वो भेजते हैं मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से वो अपना सामान मंगाते रहते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। खास तौर पर एक दोस्त का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके दोस्त का नाम है खलाफ इब्ने इसहाक। ये भी अरबी अरब दुनिया का बंदा है और ये अरब में रहता है, ये भी अरबी बोलता है, इनका बहुत अच्छा दोस्त है। यानी ऐसा है कि बिजनेसमैन बिजनेस भी करते हैं साथ में, लेकिन दोस्ती यारी भी बहुत अच्छी है, आमतौर पर भी मिलता है। तो खलाफ इब्ने इसहाक को जो चिट्ठियां यूजू ने लिखी, और जो यूजू को दोनों के परस्पर जो आपस में कन्वर्सेशन है चिट्ठियों के माध्यम से, वो चिट्ठियां यहाँ पर अमिताभ घोष को गोइटियंस की किताब में इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिलती है। इससे अमिताभ घोष बहुत फैसिनेट हो जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? अच्छा, मैं ये बताने से पहले एक चीज बता दूं कि खलाफ इब्ने इसहाक जो है, वो जो उनका दोस्त है वो भी अरबी बोलता है, पर वो मुस्लिम है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर इस समय का जिस तरह का माहौल है, खासतौर पर इसराइल फिलिस्तीन का युद्ध देख के, तो हमें रहता है यहूदी बनाम इस्लाम, ये लोग कभी दोस्त नहीं बन सकते, एक दूसरे को कट्टर दुश्मनी से देखते हैं। ये आज की हकीकत शायद हो सकती है, लेकिन मिडिवल समाज को जब हम पढ़ते हैं आज से, ये कब लिखी जा रही है चिट्ठियां आप देखेंगे। एक चिट्ठी, जो पहली चिट्ठी हमें इब्राहिम बिन यीशु के सिलसिले में मिलती है, वो 1139 यानी एडी, यानी ईसा पूर्व 1139 यानी 12th सेंचुरी में मिलती है। दूसरी चिट्ठी भी उसके 2-3 साल बाद की मिलती है। 12th सेंचुरी का जो समाज है, मिडिवल समाज है, मध्यकालीन समाज जिसको हम मानते हैं, उसमें आप देखोगे कि एक जूइश अरबी बोलने वाला मर्चेंट अपने बेस्ट फ्रेंड जो कि एक मुस्लिम है, उसको चिट्ठियां लिख रहा है। तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है हमें, क्योंकि हम धर्मों को हमेशा नफरत की नजर से देखते हैं कि एक धर्म वाले ही दोस्त हो सकते हैं, दूसरे धर्म वालों को नफरत से। ऐसा हमें कम से कम इनकी दोस्ती में नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी दोस्ती है। इनकी चिट्ठियों में काम की बातें तो होती ही होती है कि भाई साहब ये सामान भेज देना, वो मिर्ची भेज देना, ये सब है, और इसके साथ साथ एक विनम्रता, एक नरमी, एक इंसानियत इनमें नजर आती है, और वो नजर आनी भी चाहिए। ये हमें उम्मीद देता है इंसानियत बनी रहनी चाहिए। तो वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया, बट खैर, तो ये इंपॉर्टेंट डाइग्रेशन है। लेकिन खलाफ इब्ने इसहाक को वो चिट्ठियां लिख रहे हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती है। इन चिट्ठियों से अमिताभ घोष को क्या इंटरेस्ट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है, वो इसलिए वो रिसर्च करना चाहते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब्राहम बिन यीशु को जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, जो उसने लिखी हैं,
उसमें अब्राहम बिन यीशु का एक गुलाम, एक स्लेव, देखिए जो मिडिवल समाज है वो स्लेव ओनिंग समाज था, आपने पढ़ा होगा स्लेवरी रही। मैं इस पे भी बात करूंगा। जो ईस्टर्न वर्ल्ड यानी जो एशिया और अफ्रीका में स्लेव ट्रेड चला, और जो अमेरिका वाला स्लेव ट्रेड आपने पढ़ा होगा, खासतौर पे जो 17-18 सेंचुरी में रहा, जिसको प्लांटेशन ट्रेड कहते हैं, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका का जो ट्रायंगुलर ट्रेड कहते हैं, उसमें स्लेवरी जो हुई, और जो यहां पर स्लेवरी का कंसेप्ट था, ये शब्द स्लेवरी क्योंकि अंग्रेजी है तो यूज करते हैं तो सेम हो गया, पर आप देखेंगे इनमें बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा फर्क है। वेस्टर्न जो ट्रायंगुलर ट्रेड है अमेरिका वाला, उसका जो स्लेवरी का कंसेप्ट है बहुत अलग है। इसका जो स्लेवरी का कंसेप्ट आप मान सकते हैं, यहां स्लेव कहने का मतलब ये नहीं कि ये मेरा गुलाम है और मैं इससे कपड़े धुलवाऊंगा और बर्तन मजवाऊंगा और इसको कुटाई करूंगा, पिटाई करूंगा, जेल में बंद करके रखूंगा। ये जो आपके दिमाग में इमेज है ये अमेरिका वाले ट्रेड की है। यहां जब मैं स्लेवरी की बात करूंगा, क्योंकि अब्राहम बेन यीशु का एक स्लेव है, उसका गुलाम था, वो हमारी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो दूसरा जो नैरेटिव है, एक अमिताभ घोष का नैरेटिव चल रहा है, दूसरा नैरेटिव किसका चल रहा है, अब्राहम बिन यीशु की कहानी चलेगी। उसमें अब्राहम बिन यीशु इंपॉर्टेंट है, पर मेन कैरेक्टर जो बन जाता है वो उसका स्लेव है। इस स्लेव के लिए जो नाम अमिताभ घोष ने दिया वो दिया स्लेव ऑफ MS H.H.6 या H.6। ये MS क्या है, MS इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मैन्यू स्क्रिप्ट H.6, यानी मैन्युस्क्रिप्ट नंबर H6 का अंदर जो स्लेव का जिक्र है, ये स्लेव अमिताभ घोष को खींच लेता है क्योंकि उसको जानना चाहते हैं स्लेव की कहानी। अब इसके पीछे कारण कि अमिताभ घोष क्यों इस स्लेव से इतना फैसिनेट हो रहा है, उसका बुनियादी कारण यही है कि जो स्लेव ऑफ MS H.6 है, जो अब्राहम बिन यीशु का स्लेव है, ये भारतीय मूल का इंसान है। इज एन इंडियन पर्सन, क्योंकि उनकी चिट्ठियों से जो इसहाक लिख रहा है यूजू और यूजू ने जो लिखी, इसमें स्लेव का भी कहीं कहीं जिक्र होता रहता है, थोड़ा बहुत जिक्र है लेकिन जिक्र है। और वो जिक्र जो है इस स्लेव का, वो ये इससे पता चलता है उस लेटर से कि वो भारत का है और भारत में जाकर यीजू ने उसे अपना स्लेव बनाया। दूसरी बात ये पता चलती है कि ये जो स्लेव है, इसको वो गुलाम, यानी ऐसा नहीं कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं लेटर में, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, बताए उसको इतने मैंने कोड़े मारे, ऐसा नहीं है। वो उनकी फैमिली के हिस्से की तरह है। तभी मैंने बोला ना, स्लेवरी का जो यहाँ कंसेप्ट है बहुत अलग है वेस्ट के मुकाबले में। यहाँ जो स्लेवरी का कंसेप्ट है, इसलिए वो उनकी फैमिली का मेंबर है, भरोसेमंद इंसान है, उनके घर का इंसान है, उनके लिए काम करता है, बिजनेस एसोसिएट है। बाद में कहानी में पता चलता है अब्राहम बिन यूसुफ को ट्रस्ट भी करता है, कई दफा वो खुद मिडल ईस्ट यानी वापस अरब दुनिया में नहीं आता, वो इसी स्लेव MS H.6 को ही भेजता है, यानी भरोसेमंद है, उसका घर का इंसान है। तो आपको याद रखना है स्लेवरी का कंसेप्ट इस जगह थोड़ा अलग है, इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्लेव का मतलब वो वाला नहीं है, बेड़ियों वाला। यहाँ पर है एक भरोसेमंद, एक कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं वर्ड, कि वो मेरा भरोसेमंद, सबसे यकीन जिस पर मैं कर सकूं, मैं उसे उस समय स्लेव कहा जाता था। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूं, अगर आपने पद्मावत पिक्चर देखी है या पढ़ा है पद्मावत, या अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो उसका भी एक गुलाम था, इसका मलिक कफूर नाम है। तो जो मलिक कफूर और जो अलाउद्दीन खिलजी के भी जो रिश्ते है, मलिक कफूर गुलाम है, उसका स्लेव है। लेकिन आप देखेंगे कि वो वाला स्लेव नहीं है जो वीडियो में बंधा हुआ है। वो जो स्लेव है वो बहुत भरोसेमंद है, उसको वो जंग लड़ने की, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो खिलजी अपनी जंग लड़ने जब वो साउथ में कूच करता है, कब्जा करने, कॉन्क्वेस्ट के लिए जाता है, तो मलिक कफूर को भेजता है, वो आर्मी का कमांडर है उसका। इतना भरोसा, मतलब आर्मी का कमांडर आपने अपने स्लेव को बना रखा है, तो ये वो वाला स्लेव नहीं है। एक और मिसाल अगर आप इतिहास में देखें भारत के, तो अगर आपने मोहम्मद घोरी का नाम सुना, जो घोरी भारत आया, उसने बैटल ऑफ तरायन जीती, 1 जीती, 2 जीती। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, वो इसी समय की बात हो रही है जब भारत में बैटल ऑफ तरायन चल रही है, अलाउद्दीन वो मोहम्मद घोरी वाली और पृथ्वीराज चौहान वाली, वो लगभग इसी समय का वक्त है। तो मैंगलोर में अब्राहम बिन यीशु हर नॉर्थ के अंदर तरायन का युद्ध चल रहा है। तो ये फैसिनेटिंग एक तरह का मैं आपको कंटेक्स्ट दे रहा हूँ कि भारत में उस समय क्या हो रहा था, क्योंकि अक्सर हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हम बस उसी दुनिया को देखते हैं, हमें नहीं पता होता भारत में उस समय। अगर हम ये भी समझे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो हम थोड़ा समझ पाएंगे कि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे मोहम्मद घोरी जब आया, तरायन का बैटल 1 हारा, बैटल 2 जीता वो। जब सेकंड वो जीता तो वो रुका नहीं, वो वापस चला गया, लेकिन उसने भी अपने स्लेव, जिसका नाम आप जानते ही हैं, कुतुब उद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी, अपने मामलुक डायनेस्टी पड़ी होगी, वो अपने गुलाम को छोड़ जाता है और वो बाद में सुल्तान बन जाता है। तो यहाँ पर जो स्लेवरी का कंसेप्ट है बहुत अलग है, वो फ्लेक्सिबल है। स्लेव के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, पावर्स, और बहुत ज्यादा ही है, इतना तो अमीर लोगों के पास नहीं होती होंगी, सुल्तान बन जाते हैं वो। तो ये वाला मामला है। इस तरीके से आप समझना कि ये जो स्लेव है और अब्राहम बिन यीशु का जो रिश्ता है वो ऐसा है। इस स्लेव के बारे में फैसिनेट है हमारे अमिताभ घोष, और इन चिट्ठियों से उन्हें स्लेव का जिक्र मिलता है। पर चिट्ठियों में अब्राहम बिन यीशु पे बहुत लिखा गया है, उनके फ्रेंड्स पे बहुत लिखा गया, उनका जीवन कैसा रहा, क्या खरीदा बेचा, इन पर है। पर जो इनका स्लेव है उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। अमिताभ घोष को लगता है ये एक तरह का लीवे है, एक तरह का खाली जगह है, द लैंड एंड ट्रस्ट, मतलब एक जमीन है जिस पर अभी रिसर्च नहीं हुई है। वो मूड बनाते हैं कि मैं रिसर्च इसी स्लेव की कहानी को मैं ढूंढूंगा, मैं पता लगाऊंगा स्लेव कौन था, कहाँ था, क्या नाम था इसका। और पूरी जो दूसरी नैरेटिव है कहानी की, एक अमिताभ घोष का अपना नैरेटिव है कि वो इस रिसर्च को करने जा रहे हैं, और साथ साथ
अब्राहम बिन यूयू उनका स्लेव। और दिलचस्प बात बताता हूं, अब्राहम बिन यूयू भारत में 17-18 साल मैंगलोर में रहे। उन्होंने भारत में शादी तक भी कर ली। भारत ने वो आशु नाम की एक लड़की, जो भारत में लड़कियों का एक बहुत आम कॉमन नेम है, आशु से वो शादी करते हैं। अच्छा, आशु भी जो उनकी बीवी बन जाती है, बाद में शादी कर लेते हैं वो भी पहले स्लेव ही होती है, पर बाद में फिर वो उसका स्लेव का जो कहते हैं कि जो स्लेवरी का जो टैग था उस पर, उसको हटा देते हैं। देखिए, जो स्लेवरी हुआ करती थी, जो मालिक और स्लेव का रिश्ता था, वो लीगल बॉन्ड वाला मामला ज्यादा रहता था कि भाई कानूनी तौर पर लिखा पड़ा है कि ये मेरा स्लेव है और मेरे इस पर ये अधिकार है, ये मेरे लिए ये करेगा। पर अगर मालिक चाहे तो वो अपने स्लेव को रिहा कर सकता है कि आज से तुम स्लेव नहीं, फ्री इंसान हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने हैरी पॉटर देखी, हैरी पॉटर का जो सेकंड पार्ट है चेंबर ऑफ सीक्रेट, उसमें डॉबी का मामला बहुत इस जैसा ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ आशु डॉबी है, लेकिन वो जो रिलेशन है उनका वो सेम है। जो डॉबी होता है वो भी गुलाम होता है, और आप देखोगे उसमें जुराब देना होता है कि अगर आप जुराब दे दो अपने स्लेव को तो वो फ्री हो जाता है। तो जो डॉबी है उसको हैरी पॉटर अलग तरीके से, मतलब बेईमानी से ही सही, लेकिन उसको आजाद करा देता है। तो वही जो चीज है कि आप स्लेव बने हो लेकिन आप स्लेव से आजाद हो सकते हो। वो असल में मेलफॉय के घर का गुलाम होता है डॉबी, पर हैरी पॉटर क्योंकि दिल का अच्छा है, उसकी दोस्ती हो जाती है, वो अच्छा दोस्त बन जाता है, जो लास्ट के पार्ट तक चलती है कहानी। खैर, वो कुर्बानी देता है बाद में। पर आप अपने गुलाम को आजाद कर सकते हो, वो उससे रिहा होकर आजाद हो सकता है। आशु के साथ ऐसा था कि अब्राहम बिन यूयू की वो पहले स्लेव होती हैं, पर बाद में अमिताभ घोष कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ लव, वो प्यार है। यही फिक्शनल एलिमेंट है, हिस्ट्री कुछ नहीं कहती, पर अच्छी बात है, प्यार में क्या बुराई है। तो प्यार की वजह से उन्होंने उसके स्लेवरी का जो टैग था वो हटाया, लीगली रिहा किया और फिर उनसे शादी कर ली। तो आशु की कहानी बहुत फैसिनेट करती है। और ये जो स्लेव MS6 है, मेन मुद्दा तो इसी का है कि वो इसकी कहानी समझना चाहते हैं कि ये इंसान कौन था। क्योंकि देखिए, जो अमिताभ घोष है उसका इंटरेस्ट का कारण एक ये भी, एक तो ये कि वो भी भारत का है, अमिताभ घोष भी भारत के हैं, तो एक वो जो भारत के होने की वजह से एक पेट्रियोटिज्म है शायद, या एक लगाव है अपनी पृष्ठभूमि से, वो दिखता है यहाँ पर। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि अमिताभ घोष कहते हैं, और सही बात कहते हैं, कि इतिहास हमेशा विक्टर्स यानी जीतने वाले लिखते हैं। राजा महाराजाओं का इतिहास लिखा जाता है, आम इंसान अब्राहम बिन यूयू तक इतिहास में दर्ज है। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि व्यापारी, थर्ड एस्टेट के लोग, आम इंसान, मिडिल क्लास का जिक्र ही नहीं होता, उनके बारे में हम कभी जानते ही नहीं। हमें लगता है इतिहास तो सिर्फ राजाओं का है। ये एक वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी का भी असर है, कभी इस पे बात करेंगे कि जब वेस्ट के लोगों ने इतिहास लिखा, इतिहास उनको लगता है वही लिख रहे थे, तो उन्होंने हमेशा राजाओं का क्रम देखा कि राजाओं की वजह से हिस्ट्री आगे बढ़ती है, आम इंसान का इतना लेना देना नहीं है। पर अमिताभ घोष का कहना है कि नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इत्तेफाक, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग मिरेकल। ये अजूबा ही है कि एक स्लेव, एक गुलाम का जिक्र इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज हो गया है, वरना वो इंसान इतिहास की रेत में, इतिहास के पन्नों में खो जाता। पर वो खोया नहीं, कहीं ना कहीं किसी इत्तेफाक से कहीं उसका एक जिक्र हो गया, और वो जिक्र उसे इतिहास में जिंदा रखता है, और वो इस इंसान के इतिहास को फिर से उजागर, जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, और ये कहानी वो सुना रहे हैं। तो यहां पर हमको देखना है कि जो स्लेव है, बाद में जाकर मैं आपको नाम बताता हूं, मैं बार बार स्लेव MS-H.6 बोलूंगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में कहानी के कम से कम आप लगाइए 2-3 चैप्टर तक उसको स्लेव ऑफ MS-H.6 ही कहते हैं। फिर एक चैप्टर है मैंगलोर का, जब रिसर्च के दौरान अमिताभ घोष मैंगलोर भारत आते हैं, और पता चलता है जो स्लेव है इसका असली में नाम बॉमा है, तो मैं बॉमा ही कहूंगा आपसे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि बॉमा नाम कैसे उनको पता चला, क्योंकि अभी तक रिसर्च में ये अमिताभ घोष का कंट्रीब्यूशन है कि वो पता लगाते हैं इसको नाम बॉमा है, इसको नाम स्लेव ऑफ MS-H.6 नहीं है, ना बमा है, ये सब नहीं है, वो रिसर्च का माध्यम है, वो पाते हैं उसका नाम बॉमा है। बॉमा की कहानी वो जानना चाहते हैं। तो अब आप देखेंगे दो नैरेटिव्स क्या चल रहे हैं। एक है अमिताभ घोष की अपनी रिसर्च, कि उनको ये चिट्ठियां मिली, चिट्ठियों से वो जानना चाहते हैं, और वो बॉमा पे रिसर्च करना चाहते हैं। अब बॉमा पे रिसर्च कैसे करेंगे, उसके लिए वो इजिप्ट आएंगे, इजिप्ट में रिसर्च करेंगे। इजिप्ट के दो गांव मैंने बताया था, लताइफा, नशावे, तो यहां मैं लिख लेता हूं इजिप्शियन विलेजेस। इजिप्शियन विलेजेस है, गांव है। यहां वो 1980s के दौर में आते हैं, 1980 का जो वक्त है, आप देखेंगे 1980s से वो काफी समय तक इजिप्ट में रहते हैं, इन दो गांवों के अंदर, बीच बीच में आते जाते रहते हैं, लेकिन 1988 तक वो इजिप्ट के साथ उनका रिश्ता रहता है, और वो लौट कर भी आते हैं। लास्ट का चैप्टर ये कि वो वापस आते हैं, पर हाँ, इजिप्ट के दो गांव लताइफा और नशावे में वो वक्त बिताते हैं। मैं आपको बताऊंगा अब
कि वो इन गांव में क्यों आए, इजिप्ट का रिश्ता क्या है, लेकिन खास कहानी यही है कि मेन एक नैरेटिव अमिताभ घोष की रिसर्च है जो इजिप्ट में चल रही है। वो किन किन लोगों से मिले, नशावे लताफे में कौन कौन से लोग हैं, शेख मूसा की कहानी है, वहां के लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उनका रिश्ता कैसा रहता है, वहां वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रोल में है, वो समझना चाहते हैं इजिप्ट का समाज कैसा है 1980 के अंदर। वहां पर रेवोल्यूशन आ चुका है, आजादी मिल चुकी है, भारत और इजिप्ट के रिश्ते क्या है, इजिप्ट के लोगों की मान्यताएं क्या है, ये एक हिस्सा है कहानी का जो अमिताभ घोष एक नैरेटिव है। His spending time in Nashave and Latafe and what were his experiences, what kind of people he met, what were their superstitions, their thoughts and ideas, वो एक हिस्सा है कहानी का। दूसरा कहानी का जो हिस्सा है वो अब्राहम बेन यीशु और उनके स्लेव बौमा की कहानी है, और ये हम फ्लैशबैक में चल रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो कहानी है अब्राहम बेन यीशु की कहानी, ये शुरू से शुरू हमें अमिताभ घोष समझा रहे फ्लैशबैक के अंदर। इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये कहानी 1980 की चल रही है, 1980s की चल रही है, वहीं पर अब्राहम बेन यीशु की जो कहानी है वो 12वीं शताब्दी की। तो ये 20th सेंचुरी की एक नैरेटिव 20वीं सदी में चल रहा है, दूसरा नैरेटिव 12वीं सदी में चल रहा है, 12th सेंचुरी में चल रहा है। तो इन दोनों नैरेटिव्स के बीच में आप देखिए 800 साल का, लगभग 750 800 साल का फर्क है, और दो नैरेटिव साथ साथ चलते हैं। देखो, देखने को दिया जाए तो दोनों में कोई लेना देना नहीं है, कोई हिस्टोरिकल लिंक नहीं है, बट जब हम कहानी को पढ़ेंगे, जो फिक्शन है कहानी का, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नॉन फिक्शन एलिमेंट बहुत ज्यादा है कहानी में, पर ये फिक्शन ही है, वो एक रिलेशन है, वो एक इंसानियत ही है जो इन दोनों कहानियों को जोड़ती है, जो यीशु की और बौमा की कहानी और अमिताभ घोष की कहानी को जोड़ती है, जो दो समाजों के बारे में है, ईस्ट और ईस्ट यानी भारत और इजिप्ट के बारे में है, इजिप्ट और यूरोप के बारे में, वेस्ट का क्या लेना देना है इनके साथ, इन सबको कहानी को जोड़ती है। और हम देखते हैं आज भी ये मसले जो उस समय के मसले थे वो आज भी कितने रेलेवेंट है, आज हम कितना बदल गए हैं कि आज हम उतने मॉडर्न, हम अपने को आधुनिक कहते हैं, क्या हम सच में आधुनिक है? जो मध्यकाल के लोग थे, जो मिडीवल टाइम है, तो वो सच में उतने पिछड़े, वो डार्क एजेस थी या नहीं थी? एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री है। हमको जो इतिहास बताया गया है, क्या वो सही बताया गया है कि सही में उस समय के लोग ऐसे ही थे? क्या सिर्फ राजाओं के बारे में जानकर ही हमें एक अनुमान लगा लेना चाहिए? शुड वी जज हिस्ट्री, द मिडीवल हिस्ट्री, ओनली ऑन द एक्ट्स of the rulers and the victors, or should we listen to the everyday people like Yiju, Ishaq, Bauma and Ashu? उनकी कहानी जब हम सुनेंगे तो इतिहास क्या लिखा जाएगा, उन लोगों का इतिहास जो आम इंसान है, जो इतिहास में खो गए थे पर उनको फिर से उजागर किया जाना चाहिए। आम इंसानों का इतिहास कैसा होता है, आम इंसान कैसे होते हैं, उनकी क्या इच्छाएं, मंशाएं, मन क्या होता है, उनके विचार क्या होते हैं, वो जानने में अब अमिताभ घोष को भी इंटरेस्ट है, मुझे भी पढ़ते पढ़ते हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको भी होगी। तो देखिए अब तक कहानी समरी में क्या रही, तो हुआ क्या है, दो कहानियां चल रही हैं, दो नैरेटिव्स हैं इस किताब के अंदर। पहली नैरेटिव अमिताभ घोष की है, वो इंडियन स्टूडेंट है और वो ऑक्सफोर्ड पीएचडी करने गए। पीएचडी के अंदर 1978 में इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस, उनको किताब मिली गोइटियंस की, जिसमें ट्रांसलेशंस हैं मिडीवियल मर्चेंट्स के, मैंने यहूदी मर्चेंट्स के किताबों के। ये किताब जो छपी है गोइटियंस की, ये 1973 में छपी। अमिताभ घोष को 5 साल बाद 1978 में वो किताब मिली और उन्होंने फैसिनेट होकर हमें दूसरी कहानी, दूसरे नैरेटिव में ले जाते हैं, जो कि अब्राहम बेन यीशु और उनके स्लेव बौमा का है। यहां से एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, और वो ये है, जो एक एस्पेक्ट है इस कहानी का, कि अमिताभ घोष समझाते हैं कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई कि उनको किताब मिलती है और फिर वो इंटरेस्टेड होकर, वो फैसिनेट होकर स्लेव ऑफ MH-H.6 की कहानी के तलाश में रिसर्च करना चाहते हैं। ये कहानी का प्रोलोग है, यानी कहानी की शुरुआत में मैंने बताया, प्रस्तावना में उन्होंने ये कहा। पर उसके बाद जो बाकी की पूरी कहानी है वो ज्यादातर इजिप्ट में उन्होंने बिताई। इजिप्ट में जो वर्क उन्होंने किया, काम किया, रहे वो काफी साल, लताफे और नशावे जो दो गांव हैं। कहानी ये है कि वो यहाँ क्यों आते हैं, इजिप्ट आने का रीजन क्या है, मैंने बताया था कि मैं इस बारे में अब बाद में जिक्र करूंगा। अब मैं यही हिस्सा कहानी का आपको समझाता हूँ कि अमिताभ घोष इजिप्ट क्यों आ रहे हैं और इजिप्ट में आने से रिलेशन क्या है, इजिप्ट आने से हमारे अब्राहम बिन यीशु से क्या लेना देना है। अब्राहम बिन यीशु को जानना था तो भारत, मैंगलोर जाते, जो कि वो बाद में जाएंगे इस कहानी के नॉवल के अंदर, जो आई थिंक, हाँ, चौथा जो सेक्शन है उसमें मैंगलोर है उस चैप्टर का नाम, उसमें वो जाते भी हैं भारत, बौमा की तलाश में यीशु की कहानी को लेकर। पर बुनियादी तौर पर मेजर हिस्सा जो है कहानी का वो इजिप्ट में बिताया गया है। अब कहानी इजिप्ट का लेना देना यीशु से क्या है और हमारे घोष से क्या, अमिताभ घोष से क्या है, इजिप्ट का क्या रिश्ता है, मैं वो समझाता हूँ। देखिए, जो ये लेटर्स छपे हैं यहूदी मर्चेंट्स के, जो लेटर गोइटियंस ने ट्रांसलेट किए, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये जो जूइश मर्चेंट्स के दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये असल में एक बेन एजरा सिनागोग है जो कि फुस्तात इलाके में कायरो के अंदर मिले थे। अब देखिए मैं समझाता हूँ कहानी क्या है। बेन एजरा सिनागोग एक जगह है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी आज से 700-800 साल पुराना एक मंदिर है। अब देखिए सिनागोग क्या होता है,
जैसे यहूदियों के मंदिरों को द जूइश टेम्पल को सिनागॉग कहते हैं, मुसलमानों की मस्जिद है, ईसाइयों के चर्च हैं, हिंदुओं के मंदिर होते हैं, वैसे ही जूइश मंदिरों को सिनागॉग कहते हैं। तो बेन एजरा नाम का एक सिनागॉग है जो कि कहां पर है, फुस्तात है। फुस्तात एक इलाका है इजिप्ट का, कायरो के अंदर है। कायरो इजिप्ट की राजधानी कैपिटल है, आज भी वही है। तो ओल्ड कायरो के अंदर, जिसको फुस्तात भी कहते हैं, वहां पर बेन एजरा का सिनागॉग आज भी, आप गूगल करेंगे तो दिखाएगा कि इतने बजे खुला है नहीं है, यानी आप विजिट कर सकते हैं उसको आज भी, वो एक हिस्टोरिकल साइट है। ओल्ड कायरो का मतलब जैसे आप देखेंगे दिल्ली है तो दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली है, बिल्कुल वैसे इजिप्ट, न्यू इजिप्ट, जो कि अंग्रेजों ने क्योंकि इजिप्ट को भी कॉलोनाइज किया, तो उसका नया वाला हिस्सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा, लेकिन जो पुराना हिस्सा है उसका, उसको ओल्ड कायरो या फुस्तात आम जबान में कहते हैं। वहां बेनजरे के सिनागॉग, जो ये बेनजरा का सिनागॉग है, यहीं पर 4 लाख डॉक्यूमेंट्स, 4 लाख डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस मिडीवियल समय से, उस मध्यकाल से यहूदी लोगों के इकट्ठे हो रखे थे बेन एजरा सिनागॉग के अंदर। इन्हीं 4 लाख डॉक्यूमेंट्स जो ओवर द टाइम 1800 से, यानी 19वीं शताब्दी से, देखिए जो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, 4 लाख डॉक्यूमेंट जो कहां पर सेफ थे, बेन एजरा सिनेगॉग में, जो फुस्तात में आज बिल्डिंग है। डॉक्यूमेंट्स अब नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में लोगों को इंटरेस्ट हुआ, कई सौ साल से पड़े रहे, रखे रहे, सेफ रहे, सेफ्टी से रखे रहे, तहखाने में बंद थे। पर 1800s में, यानी 19वीं सदी में, वेस्टर्न यूरोप के लोग, आप जानते होंगे, वो इतिहास में बहुत इंटरेस्टेड हुए, खासतौर पे जिसको ओरिएंटल हिस्ट्री कहते हैं। एशिया, यूरोप, भारत का भी आप देखेंगे इतिहास उस समय बहुत सारे वेस्टर्न लोगों ने लिखा, उन्होंने जैसे इंडस वैली की खोज की, तो वो इन देशों के जिनको वो कब्जा, कॉलोनाइज कर रहे थे, इसके इतिहास में हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं वो भी था। और इसके पीछे वेस्टर्न आइडियोलॉजी कहती है कि नहीं, वो समझना चाह रहे थे और वो बेहतरी के लिए काम कर रहे थे यहाँ के। पर मेन पॉइंट जो है कॉलोनियल प्रोजेक्ट क्या है, किसी भी जगह के इतिहास को समझने से हम उसको अच्छे से, बेहतर से कंट्रोल, एडमिनिस्टर और उनको कल्चरली डोमिनेट कर सकते हैं। उनके इतिहास लिखने वाले हम बनेंगे, हम बताएंगे उनको उनकी कहानी क्या है। और इसमें एक वाइट सुप्रेमेसी रहती थी कि हम तुम्हें तुम्हारी कहानी बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो भी कहानी बताएंगे आपको, उसमें आप इंफीरियर पोजीशन पर कमतर नजर आएंगे और हम महान नजर आएंगे। और इतिहास ऐसे लिखा जाए कि जिसमें हम सही रहे, हमारे कर्म बिल्कुल ठीक रहे और आप गलत नजर आए। ये विक्टर्स आज भी करते हैं, तानाशाह लोग आज भी करते हैं, उस समय पर यूरोप ने भी ये चीज की। तो यूरोप के लोगों को 1800s में इस बेन एजरा सिनेगॉग में बहुत इंटरेस्ट आया और फिर उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को निकाला और फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स पर रिसर्च हुई जो आज भी चल रही है। इसी के चलते हुए ऐसी ही किसी ट्रांसलेशन किताब जो इन पर हुई, उसी में अमिताभ घोष ने किताब 1978 में देखी। पर मसला क्या है, हम हिस्ट्री में जा रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वहां कैसे पहुंचे। तो बेन एजरा सिनेगॉग के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स थे, वही डॉक्यूमेंट्स जो बेन यीशु की चिट्ठियां हैं, जो इब्ने खिलाफ अपने इसहाक को उन्होंने लिखी, उन्होंने बैक टू बैक लिखी। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं थोड़ा सा, अब्राहम बिन यीशु ने सिर्फ इसहाक, या इसहाक ने सिर्फ यीशु को ही चिट्ठियां नहीं लिखी, अब्राहम बिन यूजू ने और भी लोगों को, उनका परिवार जो अरब दुनिया में रहता था, कोई यमन में उनके भाई बहन है, या उनके जो फैमिली वाले हैं, चाचे हैं, भतीजे हैं, और जो बाकी भी लोग हैं, तो वो ऑल ओवर सिर्फ इसहाक को नहीं, बहुत लोगों को चिट्ठियां वो भी लिखते थे, उनको भी चिट्ठियां आती थी, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यीशु के। लेकिन ये इन्हीं 4 लाख डॉक्यूमेंट्स में से एक अब्राहम बिन यीशु के डॉक्यूमेंट्स थे, जो 1800s के अंदर आते आते वेस्ट, यानी कॉलोनियल वर्ल्ड जो है, वो लोग ढूंढने लगे, उनको मिले, उन्होंने यही सिनेगॉग के डॉक्यूमेंट्स लिए, दुनिया भर में फैले, उन पर रिसर्च हुई, पता लगा अब्राहम बिन यीशु की कहानी क्या है। खैर, आपको देखना है बेन एजरा सिनेगॉग की बिल्डिंग आज भी है, उसमें अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बचे हुए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेस्ट ले गए हैं, मतलब यूरोप के लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जहां उनको बहुत सेफ्टी से रखा गया है, इस समय भी है वो। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है कायरोगेनिजा, एक वर्ड है, मैं आपको समझाता हूँ डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे जाते थे, क्यों रखे गए, क्यों सबमिट कराए गए। तो इसके पीछे का जो इतिहास है, यहूदी इतिहास, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, जो सिनेगॉग होता है वो यहूदी मंदिर है, मैंने बताया। यहूदी जो सिनेगॉग्स होते हैं उनके अंदर, जैसे आप एंटर किए तो वहां पे पूजा का सामान है, यहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं, अपने गॉड याहुवे जो उनके ईश्वर है उसको याद किया जाता है, तोरा पढ़ते हैं। पर उस सिनेगॉग के पीछे एक तहखाना होता है, उस तहखाने को गेनीजा कहते हैं। जो गेनीजा है वो असल में हिब्रू भाषा का, जो कि यहूदियों की ओरिजिनल भाषा है, यानी जो रिलीजियस लैंग्वेज है उनके लिए, गेनीजा हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका मतलब हिब्रू भाषा में स्टोर हाउस या तहखाना, एक सेफ जगह होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, ये जो वर्ड है गेनीजा का, ये पर्शियन भाषा से आया है, इसकी पर्शियन, फारसी भाषा से रूट्स है। पर्शियन भाषा का एक रूट वर्ड है, और मैं गारंटी से कह सकता हूं हिंदुस्तानी लोग कम से कम इस वर्ड को जानते होंगे। उस पर्शियन रूट का वर्ड है गंज। आप जानते हैं भारत के अंदर, कम से कम दिल्ली के अंदर आपने अगर रहते हैं तो दरियागंज एक जगह है, आपने देखा होगा बिहार में सुल्तानगंज है। तो गंज एक बहुत कॉमन बैकवर्ड है, मतलब एक वर्ड है जो यूज होता है भारत के अंदर शहरों को या छोटे छोटे इलाकों को, टाउन्स को मार्क करने के लिए।
दरियागंज की कहानी भी इस मामले में इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें कभी दिल्ली का, तो दरियागंज जो इलाका है वो यमुना नदी के एकदम सटा हुआ इलाका है। अगर आप दरियागंज आज भी हैं तो दरियागंज के आगे आप जाएंगे तो वहां पर राजघाट है, राजघाट के पीछे यमुना है, यमुना नदी है। तो यमुना नदी से जो सामान उतरता था, जो ट्रेड हुआ करता था दिल्ली के साथ, तो जब सामान उतरता था तो दरियागंज में स्टोर हाउसेस थे जहां पर उनको लाद के रखा जाता था। अगर आप आज भी दरियागंज वाले इलाके में जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहां पर आज भी वो स्टोर हाउस पुराने से लगते हैं, वहां पे सामान वामान रखा जाता है। हाँ, अब टेम्पो ट्रक ज्यादा दिखने लगेंगे, लेकिन आज भी दरियागंज के अंदर आपको घोड़े वोड़े भी नजर आ जाएंगे जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करा करते थे। तो ये इतिहास आज भी आप ऐसे देखें तो इतिहास को बहुत फैसिनेटिंग है कि वो लिविंग हिस्ट्री है, आज भी हमें नजर आती है। तो एक पर्शियन वर्ड जो गंज है, जो भारत में भी आगे हमारे यहाँ आमतौर पर यूज होता है, उसी का हिब्रू वर्जन है गेनीजा यानी स्टोर हाउस। तो गंज इज स्टोर हाउस। तो कायरो गेनीजा यानी बेन एजरा सिनेगॉग के अंदर जो गेनीजा स्टोर हाउस, और ऐसा नहीं कि बेन एजरा सिनेगॉग में, आमतौर पर यहूदियों के जो सिनेगॉग मंदिर होते हैं उनमें ये गेनीजा एक हिस्सा बना दिया जाता था, अक्सर जो पीछे होता था, पीछे की तरफ है, जहां पर यहूदी लोग जो उस सिनेगॉग में आते हैं या उसके मेंबर्स हैं या उसको मतलब उसके पेट्रन्स हैं, पैसा देते हैं उसको चलने के लिए, उनके दस्तावेजों को संभाल के रखा जाता था और उस पर आम लोगों को कोई राइट नहीं था। ऐसे नहीं कि आप आमतौर पर जाएं और देख लें गेनीजा के डॉक्यूमेंट्स, नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे। अब होता क्या था, मान लीजिए मैं एक सिनेगॉग का मेंबर हूं और ओवर द टाइम अब मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का आखिरी समय है, अब मैं ज्यादा वक्त जीऊंगा नहीं, जैसा कि अब्राहम बेन यीशु के साथ भी हुआ कि जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी समय में थे तो उन्होंने यहूदी जो कुछ भी उनके कागज हुआ करते थे वो जलाने या दफनाने या फाड़ने के बजाय अपने सिनेगॉग को दे दिया करते थे कि आप इसको संभाल कर रख लीजिए अपने गैनीजा के अंदर। तो ये जो कायरो गैनीजा है, ये असल में बेन एजरा सिनेगॉग जो मंदिर है ओल्ड फुस्तात के अंदर, इसके ही तहखाने का नाम है कायरो गैनीजा, और यहां पर से ही हमें अब्राहम बिन यीशु के दस्तावेज मिले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कागज जो यहाँ मिलते हैं, इन कागजों में क्या लिखा हुआ है, यानी आप देखेंगे मैक्सिमम इनमें से जो कागज हैं जो मिले हैं वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, वो आम जिंदगी की चीजें। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडर है, जो यहूदी ट्रेडर है, उसके क्या क्या बिल्स रहे होंगे, क्या क्या उसने खाने में ऑर्डर किया, उसके भैया उसके मतलब व्यापार में क्या क्या खर्चे हुए होंगे, घर में क्या क्या सामान वामान लेकर है, साड़ियां जितनी खरीदी, मसाले कितने खरीदे, कुछ उसने सोचा, उसने एक शेर लिख दिया, वो कागज उसमें। तो छोटी मोटी जो आम लोगों की चीजें होती हैं, जो आम इंसान है यहूदी लोग, उनके घर में जो कागज रहा करते थे, उस समय कुछ और तो था नहीं कि भैया डिजिटल कुछ इम्प्रिंट है, तो जो कागज उनके रहा करते थे आमतौर पर, ऐसे नहीं किसी शायरी है उनकी या उनके बहुत ऑफिशियल वर्क्स हैं, वो भी हुआ करते थे, पर आम चीजें जो उनके रोजमर्रा का, जिसमें वो कुछ भी ऐसे होता है ना, मियंडरिंग्स, एक डायरी है उसमें कुछ लिख लिया, कुछ हिसाब किताब है, बही खाते की किताब है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें है। आमतौर पर ये जो 4 लाख डॉक्यूमेंट्स गेनिजा में मिले, इसमें आमतौर पर धार्मिक डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं, धर्म पर है, यानी कमेंट्री हो सकते हैं, किसी किताब पर किसी का अपना तर्जुमा ट्रांसलेशन हो सकती है, अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, कोई धार्मिक किताबों का ग्रुप हो सकता है। लोग आमतौर पर अपने घरों में किताबें रखते हैं धार्मिक, तो वो भी सबमिट करा दिया करते थे कि चीज लीजिए, रख लीजिए, इतना कागज था हमारे घर में, आप रख लीजिए। क्वेश्चन जो उठता है वो ये है, जो किताब में अमिताभ घोष भी कहते हैं कि ये लोग अपनी किताबें या जो कागज है उनको जला क्यों नहीं देते, खत्म क्यों नहीं कर देते। इसका इंटरेस्टिंग एग्जांपल और आंसर जो है वो यही है कि जो यहूदी लोग जब लिखा करते थे अपने किसी भी कागज पर, जब भी कुछ शुरू करते हैं लिखने का, चाहे वो बही खाता हो, चाहे वो हिसाब किताब की डायरियां हो, या वो उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, ट्रेवलॉग हो गए, कहीं घूमने के कुछ मेंशन किया, हर बार जब भी लिखते थे तो उसपे ईश्वर का नाम लिखा करते थे। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ ऐसे नहीं यहूदी लोग करते हैं, आप देखेंगे अगर कोई मुस्लिम इंसान है जो पायस है, जो मतलब धार्मिक इंसान है, जब वो कुछ लिखेगा तो 786, जैसे मंटो जो है एक राइटर, वो उनका कहा जाता है कि जब भी वो कहानी लिखना शुरू करते थे तो 786, जो कि एक लकी, एक रिलीजियसली लकी सेक्रेड नंबर है, वो लिखा करते थे। हिंदुओं के अंदर आप देखोगे वो अक्सर ओम बनाते हैं, देखते हैं बच्चे अक्सर पेपर करने से पहले कि पेपर में पढ़कर गए नहीं गए, पर लेकिन ओम बना देंगे तो शायद नंबर। तो एक रिलीजियस एंगल है कि जो लिखे तो उसमें ईश्वर का नाम पहले लिखा जाए। जैसे शादी के कार्ड्स में आप देखोगे कि गणेश का नाम लिखा होता है, ईश्वर की श्रुतियां हैं या फिर श्लोक लिखे होते हैं कुछ। तो अगर किसी कागज पे कुछ धार्मिक लिखा हुआ है तो इंसान उसको नष्ट करने से पहले उसको नहीं करता नष्ट, क्योंकि वो बैड ओमन या बुरी बला या उसको अच्छा नहीं माना जाता। इन्हीं वजह से इस धार्मिक कारण की वजह से, क्योंकि यहूदी लोग भी अपने धर्म का कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा रिलीजियस चीज से स्टार्ट, भगवान के नाम या याहुए के नाम से शायद स्टार्ट करते थे, तो इस वजह से उनको जलाया या फाड़ा या खत्म या डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता था, उनको सेव करके सिनागॉग में रखा जाता था। इस धार्मिक कारण की वजह से ये 4 लाख डॉक्यूमेंट्स बच गए जो गेनिजा में रहे। अब्राहम बेन यीशु भी उनमें से थे। अब्राहम बेन यीशु भी बेन एजरा सिनेगॉग के मेंबर थे, और जब वो वापस लौटे भारत से 17-18 साल बाद, तो उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कराकर उनको दे दिए कि आप रख लीजिए सेव करके। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सबमिट उन्होंने करा दिए, कई सौ साल तक, 500-600 साल तक वो डॉक्यूमेंट्स कितना
अद्भुत लगता है ये सुनकर कि इतने खास डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के जिक्र उन्होंने क्या क्या जीवन बिताया कि 500-600 साल तक इसी बेनेजरा के कायरो गेनिजा में दफन रहा। फिर 1800 आते आते यूरोप के लोगों को दिलचस्पी बढ़ी और इत्तेफाक से ही बढ़ी, अचानक से ही ऐसी इतिहास की चीजें होती है। जैसे अगर आपने इंडस वैली के बारे में पढ़ा है तो हमारे यहाँ से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो गए, अलेक्जेंडर कनिंगम थे आई थिंक, जो वहां गए तो उनको ईंटें नजर आने लगी, उन्होंने खुदवाया तो पता चला अच्छा पूरी तो सभ्यता ही है यहाँ पर, कि भारत का इतिहास और 250 साल पीछे चला गया, 2500 साल, 2500 ईयर्स। तो वैसा ही कुछ हुआ कि वेस्ट के लोग इंटरेस्ट हुए, उनको ये डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे, उन्होंने ट्रांसलेट कराने लगा। तो फिर ऐसे इन लोगों की कहानी जो इतने सालों से दफन थी इतिहास में, वो वापस नजर आने लगी। और इसीलिए अब उसमें से जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स थे वो तो यूरोप के लोग ओवर द टाइम ले जाकर बेचने लगे, ऑक्शन होने लगे, परचेजर्स ने खरीद लिया, इस यूनिवर्सिटी ने क्लेम कर लिया, उसने कर लिया। आज भी जो अब्राहम बेनियू के लेटर्स हैं वो अलग अलग देश, दुनिया की बड़ी बड़ी, प्रिंसटन हो गए, जर्मन यूनिवर्सिटी, रशियन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड के अंदर, इन सब जगहों पर आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली बहुत ही सेफ्टी सिक्योर्ड मिलेंगे, क्योंकि अभी कल्चरल हिस्ट्री, इंसानी ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना। तो ये कहानी यहां से हमको मिलती है। हाँ, उसकी ट्रांसलेशन प्रोफेसर ने छापी तो स्कॉलर्स, रिसर्चर जैसे अमिताभ घोष है, उनको भी वो मिलने लगी। पर आपको नजर आ रहा है कि ये कहानी, क्योंकि कैरो गानिजा के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स काफी सारे तो बट गए, यूरोप के लोग ले गए हैं, कुछ बच गए हैं और कुछ वो समझना चाहते हैं। तो जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहां पर रह गए हैं, उनको रिसर्च करने के लिए कि उनमें शायद बौमा का जिक्र अमिताभ घोष को मिले, इसलिए वो कायरो यानी इजिप्ट और मिस्र जिसे कहते हैं वहां पर आते हैं अपनी रिसर्च करने। और इजिप्ट आकर वो दो गांव लताइफा और नशावे में रहते हैं। पर इससे पहले वो ट्यूनीशिया यानी ऑक्सफोर्ड से वो सीधा इजिप्ट नहीं आते, वो ट्यूनीशिया जाते हैं, वहां जाकर अरबी सीखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, अगेन मैंने जैसा कहा, अगर अरब दुनिया में इजिप्ट के गांव में मुझे सरवाइव करना है, उनको समझना है, उनके समाज को समझना है, तो मुझे, और खासतौर पर कायरो गेनिजा बेन एजरा का सिनेगॉग को मुझे ट्रांसलेट या समझने के लिए वहां पर डील करना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने हैं, तो मुझे वहां की भाषा आनी चाहिए। तो ट्यूनीशिया जाते हैं, अरबी थोड़ी बहुत सीखते हैं और फिर इजिप्ट आते हैं, लताइफा और नशावे। लताइफा जब वो आते हैं तो पहला चैप्टर प्रोलॉग के बाद लताइफा का ही है, जहां पर वो वक्त बिताते हैं और वहीं से कहानी शुरू होती है। लताइफा इज द फर्स्ट चैप्टर जहां पर वो आ गए हैं और यहीं से बेसिक कहानी स्टार्ट होती है, जहां पर वो इजिप्ट में वक्त बिताएंगे और लोगों के बारे में जानेंगे। यहाँ उनको शेख मूसा का कैरेक्टर, बहुत सारे कहानी, फिक्शनल कहानी शुरू होगी। यहीं से हमें अब्राहम बेन यीजू की भी कहानी का छोर मिलेगा और हम अब्राहम बेन यीजू की कहानी साथ साथ जिएंगे, जैसे जैसे हम घोष का वक्त देखेंगे कि वो इजिप्ट में कैसे बिताते हैं। सेकेंड चैप्टर नशावे है, जब वो दूसरे गांव चले जाते हैं, वहां अलग किस्म के लोग उन्हें मिलते हैं जो कि लताफा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज हम यहीं रुकते हैं। इसके बाद की जो कहानी है लताइफा की जो कहानी है और जो हिस्टोरिकल इसके जो थीम्स हैं, जो थीमेटिक स्ट्रक्चर है कहानी का, वो मैं अगली एक तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा, जैसा मैंने कहा है। हम उसमें बात करेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन पर मुझे लगता है इस वीडियो ने आपको दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, इन सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, जो भी मैं पढ़ूंगा आपसे साझा करूंगा। आप भी अपनी राय, कैसा लगा, क्या आप सोचते हैं आपके पास कुछ और किताबें हो जो आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक धन्यवाद।